जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे तरीके से आप सब अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और हमने अपने पिछले वीडियो में दोस्तों जो क्रिप्स मिशन आया था उसके बारे में 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। देखा था कि किस तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं या किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हमने वहां तक की चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसको आज हम कवर करने वाले, देखने वाले हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन से किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो लोग दोस्तों अभी अभी चैनल से जुड़े होंगे वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके एक क्रम से यानी एक सीक्वेंस से वीडियो की देखने की कोशिश करें, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजव्यवस्था दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप सब दोस्तों क्या करेंगे, एक क्रम यानी एक सीक्वेंस से वीडियो को देखने की कोशिश करें ताकि आप चीजों को कोरिलेट कर पाएं और चीजों को इंटर लिंक कर पाएं। इसी क्रम जो दोस्तों हमेशा रेगुलर क्लास को देख रहे हैं वो क्या करेंगे दोस्तों, वो बस अपना समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे, अपने एग्जाम के हिसाब से क्या करते रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आप सब दोस्तों अपने अपने एग्जाम के हिसाब से, अपने अपने तैयारी के हिसाब से, अब जिस तरह से आपकी सुविधा हो, आपके हिसाब से जो नोटबुक हो आपके पास, आप चीज़ों को देखते रहें, चीज़ों को पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। बाकी आप सब दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से सुना करिए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे आप उसको नोट डाउन करते चलिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप साथ साथ दोस्तों नोट्स भी बनाते चले ताकि एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो इसी क्रम में दोस्तों अब आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो टॉपिक्स है दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में दोस्तों क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। तो देखिए दोस्तों अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, आप सब जानते हैं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन को बोला जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। अब हम देखते हैं दोस्तों इसकी भूमिका क्या रही, या भारत छोड़ो आंदोलन किस हद तक सफल रहा, या भारत छोड़ो आंदोलन से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सावधानी पूर्वक वीडियो को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं दोस्तों यह 1942 में हुआ था, 1942 में। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कब हुआ था, 1942 में। और 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन भी आया था, लेकिन आप सब जानते हैं दोस्तों अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो क्रिप्स मिशन था वह अक्टूबर के आसपास आया था। आपने देखा था ना दोस्तों, अक्टूबर जो था, अक्टूबर 1940 के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आया था दोस्तों, और जो क्रिप्स मिशन था यह मार्च 1942 के आसपास आया था, लेकिन जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह अगस्त 1942 के आसपास चलता है। तो यानी पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह आया, फिर क्रिप्स मिशन आया, फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन। कभी कभी एक क्रम लगाने को भी आपसे दे दिया जाता है कि पहले क्या क्या आया, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन के बाद दोस्तों क्या आता है, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। अब हम दोस्तों देखने वाले क्विट इंडिया मूवमेंट से किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है या किस तरह से क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो देखिए हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की दोस्तों। तो क्या होता है, जो कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक होती है, आप सब जानते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है, हमेशा कोई ना कोई बैठक होती रहती थी। तो उसमें जो कांग्रेस कार्य समिति थी उसकी बैठक कब होती है दोस्तों, वह बैठक होती है 14 जुलाई 1942 को। कहाँ होती है, वर्धा में। और इस बैठक के अध्यक्ष कौन रहते हैं दोस्तों, अबुल कलाम आजाद, जो तत्कालीन कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, आप पहले जब तक आप भूमिका नहीं समझेंगे तब तक आप भारत छोड़ो आंदोलन को ही नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है दोस्तों, आप बहुत ध्यान से बहुत ही अच्छे से चीजों को सुनने की कोशिश करें। तो देखिए आप सब जानते हैं दोस्तों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी एक कार्य समिति थी, उस कार्य समिति को ही बोला जाता था कांग्रेस कार्य समिति। इस कांग्रेस कार्य समिति की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी एक बैठक होती है, और बैठक कब होती है, वह होती है 14 जुलाई 1942 को। तो आप याद रखेंगे दोस्तों 1942 में जुलाई 1942 में यह बैठक होती है। और यह बैठक कहाँ होती है दोस्तों, तो ये स्थान का भी नाम याद रखेंगे, वर्धा। तो अगर आपसे पूछा जाए इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई थी, तो वर्धा में हुई थी। अब इसके अध्यक्ष कौन रहते, तो अध्यक्ष थे दोस्तों अबुल कलाम आजाद। और उस समय अबुल कलाम आजाद जो थे दोस्तों वह क्या थे, वह कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष भी थे, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आईएनसी के उस समय दोस्तों क्या थे, तत्कालीन अध्यक्ष भी थे। तो आप इतनी चीजें अभी तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इस कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक होती है वो वर्धा में दोस्तों, वहां पर क्या होता है, वहीं पर दोस्तों क्या होता है, भारत छोड़ो से संबंधित प्रस्ताव
पारित किया जाता है। तो इसलिए इससे क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था, यानी जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था दोस्तों, यह कहां पारित किया जाता है, तो वर्धा में जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है दोस्तों 14 जुलाई 1942 को, वहीं पर भारत छोड़े प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं दोस्तों, तो उसके अध्यक्ष रहते हैं अबुल कलाम आजाद। तो आप भारत छोड़े प्रस्ताव के बारे में दोस्तों उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो चारों टॉप पॉइंट दिए हैं, चारों पांचों पॉइंट दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। आप प्रीवियस एग्जाम ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे देखेंगे तो इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जिससे क्वेश्चन बनते भी रहते। तो एक एक पॉइंट, एक एक शब्द दोस्तों, एक एक कीवर्ड आप याद रखेंगे कि एक एक शब्द यहां पर क्या है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुआ कहां था, वर्धा में। कब, 14 जुलाई 1942 को। अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आजाद। अब आपसे पूछ लेगा उस समय तत्कालीन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो अभी कौन थे, अबुल कलाम आजाद ही थे। अब इसमें दोस्तों जो प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस की कार्य समिति में, इसमें भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो बहुत ज्यादा इसको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना आप जरूर याद रखें ताकि एग्जाम में गेस कर पाए कि वह व्यक्ति कौन कौन थे। तो देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, पट्टाभी सीतारामैया थे, महात्मा गांधी जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, जीबी पंत थे, सरोजनी नायडू थी, प्रफुल्ल चंद्र घोष थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सैयद महमूद थे, वल्लभ भाई पटेल थे। यानी जो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित किया गया दोस्तों वर्धा में, उसमें भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों में कौन कौन थे, तो आप याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष और सैयद महमूद। तो आप ये सारे के सारे नाम याद रखेंगे। आप कोशिश करिएगा कि आपको नाम को याद हो जाए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो आपके लिए यह नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इतनी सारी चीजें तो जरूर समझ में आ गई होंगी कि जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था, इस भारत छोड़ो प्रस्ताव को कैसे पारित किया गया, या इस भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका क्या रही। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की वार्षिक बैठक होती उसमें क्या होती है, यानी इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वार्षिक बैठक है, आप सब जानते हैं दोस्तों कि इसकी एक वार्षिक बैठक फिक्स थी, यानी एक अनुअली बैठक होती रहती थी। बाकी इमरजेंसी में भी इसकी कोई ना कोई बैठक ली भी जाती थी। अभी भी आप जानते हैं दोस्तों कि अभी भी अगर किसी चीज के लिए कोई निर्धारित होता है कि हाँ इसकी बैठक 2 साल में होगी एक बार, लेकिन कुछ उसमें प्रावधान भी होता है कि इमरजेंसी बैठक कभी भी ली जा सकती है। तो इसी तरह दोस्तों ये जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जुलाई 1942 में हुई थी, तो उसमें इतनी सारी बातें निकल के आई जो आपको अभी बताया गया है। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की जो वार्षिक बैठक होती है वह कब होती है, वह 7-8 अगस्त 1942 को होती है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, यह कब होती है, अगस्त 1942 में होती। कहां पर होती है, ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक जो कि बंबई में पड़ता है दोस्तों, वहां पर होती है। और वहीं पर दोस्तों वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव की क्या की गई थी, पुष्टि की गई थी। यानी जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था वहीं पर हुआ था दोस्तों, यही ऐतिहासिक जो ग्वालियर टैंक पड़ता है दोस्तों बंबई में, वहीं पर वर्धा प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, पुष्टि कर दी गई। यानी आप इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों। अभी आपने देखा ये जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था यह कहां पारित हुआ था, वर्धा में हुआ था, तो इसीलिए दोस्तों इसको वर्धा प्रस्ताव भी बोल दिया जाता। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये वर्धा प्रस्ताव क्या है। यानी जो जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है वर्धा में, वहीं पर भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। उसी भारत छोड़ो प्रस्ताव को दोस्तों क्या बोल दिया जाता है, वर्धा प्रस्ताव। अब यह वर्धा प्रस्ताव जो दोस्तों इसी को भारत छोड़ो प्रस्ताव बोला जाता है। तो यह वर्धा प्रस्ताव कब होता है, अगस्त 1942 में। आप देख रहे हैं दोस्तों 7 से 8 अगस्त 1942 के बीच दोस्तों कहां पर, बंबई में। बंबई में कहां पर दोस्तों, ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक जो मैदान है दोस्तों, वहीं पर क्या कर दिया जाता है, इस भारत छोड़ो प्रस्ताव को यानी वर्धा प्रस्ताव को पुष्टि दे दी जाती है। यानी तभी अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि ये जो वर्धा प्रस्ताव था दोस्तों, या वर्धा प्रस्ताव कब स्वीकार किया जाता है, तो वर्धा प्रस्ताव 8 अगस्त को स्वीकार किया जाता है। लेकिन भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित होता है दोस्तों, तो वह 14 जुलाई 1942 को होता है। तो आप दोनों बातें में दोस्तों बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इसमें आप बिल्कुल भी कहीं भी गलती नहीं करिएगा। तो आप भारत छोड़ो प्रस्ताव दोस्तों और वर्धा प्रस्ताव दोनों को ही बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो आपको एक बार और बता दे रहा हूं दोस्तों, ताकि आपसे गलती ना हो। देखिए एक डेट आप याद रखेंगे दोस्तों, 14 जुलाई 1942, और एक डेट आप याद रखेंगे दोस्तों 8 अगस्त 1942। अब दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, देखिए 14 जुलाई 1942 को क्या होता है, 14 जुलाई 1942 में क्या होता है दोस्तों,
वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। इस वर्धा में बैठक में क्या होता है दोस्तों, भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था, इस भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। इसी जब भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो इसी भारत छोड़ो प्रस्ताव को दोस्तों वर्धा प्रस्ताव भी बोला जाता है। यानी ये जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो जाता है इसी को वर्धा प्रस्ताव भी बोल दिया जाता है। अब क्या होता है, जब 8 अगस्त 1942 को दोस्तों मुंबई के जो ग्वालियर टैंक मैदान में जब कांग्रेस की वार्षिक बैठक होती है तो उस वार्षिक बैठक में दोस्तों इसी भारत छोड़ो प्रस्ताव या वर्धा प्रस्ताव को दोस्तों क्या कर दिया जाता है, इसी भारत छोड़ो वर्धा प्रस्ताव की क्या कर दी जाती है, पुष्टि कर दी जाती है कि हाँ भारत छोड़ो। पुष्टि का मतलब ये होता है दोस्तों कि हाँ अब भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया जाएगा, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जरूरी है। तो आप इसलिए दोस्तों ये दोनों डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 1942 और 8 अगस्त 1942। तो उम्मीद है अब आपसे यह गलती नहीं होगी कि वर्धा प्रस्ताव का मतलब क्या हो जाएगा, अब भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि करने की बात का मतलब क्या होता था। यानी 8 अगस्त 1942 को दोस्तों क्या क्या चीजें हुई, देखिए 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, वर्धा प्रस्ताव को दोस्तों स्वीकार कर लिया गया, यानी थोड़े बहुत संशोधन के साथ अब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी जाती है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों यह जो 8 अगस्त 1942 का डेट है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे बनते रहते हैं कि 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था दोस्तों। तो 8 अगस्त 1942 को दोस्तों क्या होता है, ये जो वर्धा प्रस्ताव रहता है दोस्तों, इस वर्धा प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के साथ क्या कर दिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। यानी जो भारत छोड़ो प्रस्ताव दोस्तों उसको थोड़े बहुत संशोधन के साथ क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। और भारत छोड़ो जो आंदोलन है दोस्तों, उस भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने की घोषणा कर दी जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कब कर दी जाती है, तो 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने की घोषणा कर दी जाती है। अब इस भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों क्या होता है, कुछ और आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था इससे और क्या क्वेश्चन बनता है, आप उसको देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों ये जो भारत छोड़ो प्रस्ताव आता है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इसको प्रस्तुत किसने किया था, इसका समर्थन किसने किया था, इसका आलेख यानी प्रारूप किसने तैयार किया था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, इस भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था, सरदार पटेल ने, और इसका आलेख जो था दोस्तों वह गांधी जी ने तैयार किया था मौलाना आजाद के सहयोग से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों यह जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था, इस भारत छोड़ो प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था दोस्तों, सरदार पटेल ने। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने तैयार किया था, यानी प्रारूप किसने तैयार किया था, तो इस आलेख को तैयार किया था दोस्तों गांधी जी ने। और गांधी जी ने किसके सहयोग से तैयार किया था, तो नेहरू और मौलाना आजाद के सहयोग से। तो उम्मीद है दोस्तों अब भारत छोड़ो प्रस्ताव आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तुत करता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, समर्थन किसने किया था, सरदार पटेल ने, और इसका जो आलेख है दोस्तों, इसका जो प्रारूप हो किसने तैयार किया था, तैयार तो किया था दोस्तों किसने, गांधी जी ने। अभी आपने देखा दोस्तों इसको तैयार करने वाले कौन थे, वह थे गांधी जी, लेकिन किसके सहयोग से, तो जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से और मौलाना आजाद के सहयोग से। तो उम्मीद है अब आपको यह भारत छोड़ो आंदोलन की जो बेसिक चीजें हैं यानी जो आपके लिए एकदम सामान्य जानकारी है वह बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है दोस्तों, और इससे जानते हैं आप लगभग हर एक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अभी मजबूत हो जाएगी तो आप कभी भी कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपसे ना तो गलती होगी ना तो आपसे एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन से आपसे छूटेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों यह हिस्ट्री का जो लेक्चर है वह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वह हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या दोस्तों वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीपीसीएस की कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जिसको आरओ बोला जाता है दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री यानी हिस्ट्री से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब दोस्तों बहुत ध्यान से चीजों को सुनने की कोशिश करें, बहुत अच्छे से चीजों को समझते भी रहें और चीजों को नोट डाउन भी करते चलें। तो आप सारे फैक्ट दोस्तों बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। अब हम देखते हैं यही जो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया है, इस आंदोलन का प्रारंभ क्या रहा या इसकी प्रगति किस हद तक रही, मतलब यह आंदोलन किस रूप से आगे बढ़ा और कैसे क्या क्या चीज़ें इससे आगे घटती है घटाएं। तो आप इसको बहुत ध्यान से दोस्तों देखेंगे कि इस आंदोलन का
कि और चीजें क्या निकल के आती हैं या किस तरह से आपसे एग्जाम में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंदोलन को आरंभ तिथि क्या थी दोस्तों? तो आरंभ तिथि थी दोस्तों 9 अगस्त 1942। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि ये 8 अगस्त 1942 क्या था? तो 8 अगस्त 1942 को दोस्तों आप याद रखेंगे कि 8 अगस्त 1942 को दोस्तों अभी आपको ऊपर बताया गया है कि इस वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। तो आप गलती नहीं करिएगा दोस्तों, 8 अगस्त 1942 और 9 अगस्त 1942। तो आप इसमें क्या इंपॉर्टेंट रखेंगे? अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ कब किया गया, तो प्रारंभ किया जाता है दोस्तों इसी 9 अगस्त 1942 से। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन को दोस्तों जो प्रस्ताव था उसको थोड़े बहुत संशोधन के साथ कब स्वीकार कर लिया गया वर्धा प्रस्ताव को, वह स्वीकार होता है दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। तो इसलिए दोस्तों यहां पर डेट दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की आरंभ तिथि क्या थी? तो आरंभ तिथि थी दोस्तों 9 अगस्त 1942, यानी 9 अगस्त 1942 को ही दोस्तों क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। आप याद रखेंगे दोस्तों, यह भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। इस क्विट इंडिया मूवमेंट का अगर स्टार्टिंग डेट पूछा जाए आपसे दोस्तों तो आप बताएंगे क्या था दोस्तों? वह 8 अगस्त 1942 नहीं, 9 अगस्त 1942 था। तो आप 8 अगस्त और 9 अगस्त दोनों को ही याद रखेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, एक ऑपरेशन चलाया जाता है, इस ऑपरेशन को बोला जाता है ऑपरेशन जीरो आवर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जीरो आवर जो दोस्तों संबंधित है वह संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन जीरो आवर दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। यहां जीरो आवर का मतलब समझ रहे ना, इस जीरो आवर की बात की जा रही है। ऑपरेशन जीरो आवर, आवर मतलब होता है घंटा, जीरो मतलब होता है शून्य, यानी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या कर लिया जाता है दोस्तों? गांधी जी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया गया था या लागू किया गया था, चलाया गया था? तो वह था दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया जाता दोस्तों? गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता और उस समय जो कांग्रेस के और अन्य शीर्ष नेता थे दोस्तों उनको भी क्या कर लिया जाता? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि इस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जिन जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था उनको गिरफ्तार करके कहां रखा गया, यह भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, आप यहीं से अलग अलग जेल थी, अलग अलग किले थे। तो वहां देखिए, एक था दोस्तों आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस कहां पड़ता है दोस्तों? पूना में। यहां पर किसको गिरफ्तार करके रखा गया था? यहां गांधी जी और सरोजनी नायडू को। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत आगा खां पैलेस कहां पड़ता, तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे कि आगा खां पैलेस पड़ता है दोस्तों पूना में। इस आगा खां पैलेस में किसको गिरफ्तार करके रखा गया था? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो आगा खां पैलेस था उसमें दो लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया था। एक गांधी जी थी और एक दूसरा कौन था? गांधी जी थे दोस्तों, सॉरी, एक थी सरोजनी नायडू। तो गांधी जी और सरोजनी नायडू इन दोनों को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने कहां रख दिया था? या रख दिया था दोस्तों इनको कहां पर कैद रखा था? आगा खां पैलेस में। अब क्वेश्चन और क्या पूछता है दोस्तों कि जो अहमदनगर किला था, उस अहमदनगर किले में किसको गिरफ्तार करके रखा गया था? तो आप देखेंगे दोस्तों वहां पर जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, पीसी घोष, पट्टाभी सीतारमैया, सैयद महमूद और जेबी कृपलानी को। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर के तहत या भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अहमदनगर किले में किसको किसको गिरफ्तार करके रखा गया था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, पीसी घोष, पट्टाभी सीतारमैया, सैयद महमूद और जेबी कृपलानी। तो क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट, अहमदनगर किले में कौन कौन हो जाते हैं दोस्तों? एक तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरा अबुल कलाम आजाद और जेबी कृपलानी। इन नामों को तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि अहमदनगर किले में इनको गिरफ्तार करके रखा गया था। अब आपसे पूछा जाता है दोस्तों जो बांकीपुर जेल था पटना हजारीबाग में, वहां पर किसको गिरफ्तार करके रखा गया था? जो बांकीपुर जेल था नहीं दोस्तों पटना वाला, वहां पर किसको रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को। हजारीबाग में किसको रखा गया था? शिव कुमार और रामानंद को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत बांकीपुर जेल कहां पर पड़ता है दोस्तों? पटना में। यहां पर किसको गिरफ्तार करके रखा गया था? तो यहां पर राजेंद्र प्रसाद को। और जो हजारीबाग था दोस्तों वहां पर किसको गिरफ्तार करके रखा गया था? तो शिव कुमार और रामानंद को। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों अंग्रेज क्या चाहते थे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है या जो क्विट इंडिया जो मूवमेंट है या किसी भी तरह से सफल ना हो सके। अंग्रेजों का उद्देश्य यही था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर यह आंदोलन सफल हो गया तो अंग्रेजों को छोड़ के देश को जाना पड़ेगा। हुआ भी यही कि भारत छोड़ो आंदोलन काफी हद तक
सफल हुआ और अंत में आप देखते हैं कि हमें 1947 में यानी 1947 में दोस्तों हमारा देश आज़ाद भी हो जाता है। तो 1942 में जो यह मास मूवमेंट चल रहा था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, तो अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी रूप में यानी किसी भी परिस्थिति में उनको जाना पड़े, कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन उनको उठाना पड़े, लेकिन यह आंदोलन सफल न। इसलिए दोस्तों उस समय जो टॉप लीडर थे, मतलब उस समय भारत में जो टॉप लीडर थे, जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो कांग्रेस में काम करते थे या कांग्रेस से जुड़े थे या इंडिविजुअल जुड़े थे, उस सारे टॉप लीडर को क्या कर लिया गया दोस्तों, इस भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार तो किया और अलग अलग जेल में उनको रखा ताकि वो लोग आपस में कोई मीटिंग भी ना कर सके, कोई फर्दर प्लान भी ना बना सके। तो आप याद रखेंगे, इसलिए यहां इंपॉर्टेंट है आगा खां पैलेस कहां पड़ता है, पूना में। अहमदनगर जिला किला कहां पड़ता है, बांकीपुर जेल और हजारीबाग। और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता कि इनमें किनको कहा, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनको आप तो कभी नहीं भूलेंगे, जैसे गांधी जी और सरोजनी नायडू, इनको कहां रखा गया, आगा खां पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और जेबी कृपलानी को कहां रखा गया, अहमदनगर किला में। अब पूछा जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को कहां रखा गया, तो बांकीपुर जेल पटना में। तो ये सारे बाकी तो सारे नाम आपको याद रखना है, लेकिन ये जो नाम मैं अभी आपको बता रहा हूं यह इंपॉर्टेंट नाम है। इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, बाकी सारे टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन ये सारे रिपीट होते रहते हैं। तो आप दोस्तों इन सारे फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें भागीदारी किसकी थी, क्या इसमें समूचे देश की भागीदारी थी, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, हाँ समूचे देश की भागीदारी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन में समूचे देश की भागीदारी थी क्या नहीं थी, तो आप याद रखेंगे दोस्तों इसमें समूचे देश की भागीदारी थी। अब लेकिन अगर क्वेश्चन यह बनता कि इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था, तो था दोस्तों बंबई हुआ, बंगाल हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और मद्रास हुआ। यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन से अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र यानी सबसे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था, तो आप कहेंगे बंबई हुआ एक, दूसरा बंगाल हुआ, तीसरा बिहार हुआ, चौथा उड़ीसा हुआ, पांचवा उत्तर प्रदेश हुआ, छठवां मद्रास हुआ। यानी ये जो राज्य थे दोस्तों यहाँ मास लेवल पे यानी सबसे अधिक रूप से प्रभावित क्षेत्र रहता है बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास। और कहां पर यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था, वह शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन एक तो चलाया जा रहा था, लेकिन जब शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई यानी जब टॉप लीडरों की गिरफ्तारी कर ली गई, तो यह आंदोलन क्या होता है दोस्तों, स्वतः स्फूर्त हो गया, यानी स्वतः रूप से अपने आप ही दोस्तों हर एक जगह पे फैलने लग गया, यानी बड़े लेवल पे यह दोस्तों आंदोलन प्रसारित होने लगा। तो दोस्तों आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे कि आंदोलन में भागीदारी किसकी रही, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या था और स्वतः स्फूर्त आंदोलन मतलब यह कैसे बना। क्योंकि देखिए प्रभावित क्षेत्रों में दोस्तों एक फैक्ट और रह जाता है, देखिए उसमें फैक्ट क्या रह जाता है कि जो स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र क्या थे। अभी आपने दोस्तों देखा कि स्वतः रूप से हो जाता है, लेकिन यह स्वतः रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के पर मतलब मुख्य केंद्र क्या थे, तो देखिए एक तो पूर्वी यूपी आप ले लिए यानी उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, और दूसरा एक आप बिहार ले लीजिए। जैसे आप मैप तो देखना जानते होंगे ना कि ऊपर का हिस्सा नॉर्थ होता है, नीचे का हिस्सा साउथ होता है, राइट का हिस्सा क्या होता है ईस्ट होता है, और लेफ्ट का हिस्सा क्या होता है वेस्ट होता है। तो जो यूपी का अगर आप पूर्वी हिस्सा देखेंगे, उस पूर्वी हिस्से में आता है दोस्तों आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर। आप तीनों ही याद रखेंगे दोस्तों, एक आजमगढ़, एक बलिया और एक गोरखपुर। तो यहां पर क्या हुआ था दोस्तों, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन था, यह स्वतः रूप से फैल गया था, यानी यहां पर स्वतः रूप से जन विद्रोह का केंद्र बन गया था। अभी आपने पढ़ा ना कि स्वतः रूप से क्या हुआ, क्योंकि टॉप लीडरों की क्या हो गई थी, गिरफ्तारी हो गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों पूर्वी यूपी में वह कौन से क्षेत्र थे या कौन से स्थान था जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः रूप से फैल गया, तो आप बताएंगे आजमगढ़ हुआ, बलिया हुआ और गोरखपुर हुआ। इसी तरह दोस्तों बिहार में वह कौन कौन से क्षेत्र थे, तो गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः रूप से बिहार में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे जहां स्वतः रूप से आंदोलन जन विद्रोह का केंद्र बन गया, तो आप बताएंगे गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण। यानी गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण। तो ये ऐसे क्षेत्र थे दोस्तों जहां भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः रूप से दोस्तों क्या हुआ, वहां पर फैलने लगा और स्वतः रूप से दोस्तों वहां पर जन विद्रोह का केंद्र बन गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इतनी सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
अब इससे हम देखते हैं दोस्तों और क्वेश्चन क्या बन सकता है भारत छोड़ो आंदोलन से। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, एक कांग्रेस रेडियो का संचालन किया गया था। तो आप पूछेंगे दोस्तों इस कांग्रेस रेडियो का संचालन क्यों किया गया था, क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा था उस समय टॉप लीडरों की गिरफ्तारी हो गई थी। तो जो लोग मतलब अंग्रेजों से बच के भाग निकले थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, भूमिगत हो गए थे, तो वह इसी रेडियो के माध्यम से दोस्तों क्या करते थे, इस आंदोलन के बारे में लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को उत्साहित करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे कि इस भारत छोड़ो आंदोलन को सफल बनाया जाए। क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के जाएंगे और हमें क्या होगा दोस्तों, हमें अचानक के नहीं मतलब हमें एक क्रम रूप से क्या होगा दोस्तों, सफलता मिलती जाएगी। तो इसलिए दोस्तों क्या करते थे लोग, कांग्रेस रेडियो का संचालन किया गया। अब इस कांग्रेस रेडियो में क्या होता दोस्तों, नियमित रूप से इससे प्रसारण कौन करते थे, एक थे दोस्तों राम मनोहर लोहिया जी, और संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य कौन थी, उषा मेहता। तो आपसे पूछा जाता है दोस्तों कांग्रेस रेडियो के बारे में कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस रेडियो था, तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे कांग्रेस रेडियो का संचालन किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। लेकिन इसमें राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता की अगर भूमिका पूछी जाए तो क्या थी, तो आप याद रखेंगे दोस्तों नियमित रूप से राम मनोहर लोहिया जी इसका प्रसारण करते थे। यानी इस कांग्रेस रेडियो का दोस्तों नियमित रूप से यानी रेगुलर बेसिस पर, आप याद रखेंगे दोस्तों नियमित रूप का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पर लोगों को आप मोटिवेट करते थे, इस आंदोलन के बारे में जानकारी देते थे। तो वह कौन थे, राम मनोहर लोहिया। और एक थी दोस्तों उषा मेहता। उषा मेहता क्या थी, वह भी एक सदस्य थी, मतलब एक मेंबर ही थी, मतलब वह भी क्या करती थी, इसी रेडियो के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करती थी, लोगों को बताती थी, महिलाओं को जागरूक करती थी। और राम मनोहर लोहिया भी दोस्तों क्या करते थे, नियमित रूप से इससे जुड़े हुए थे। तो इसलिए अगर पूछा जाए राम मनोहर लोहिया की और उषा मेहता की दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भूमिका रही थी, तो वह थी दोस्तों कांग्रेस रेडियो के माध्यम से भूमिगत होकर, अंडरग्राउंड होकर, छुपे होकर, लोग अंग्रेजों से बचकर लोग ये क्या करते थे, या लोगों को मोटिवेट करते थे, लोगों को उत्साहित करते रहते थे। तो उम्मीद है अब आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि भारत छोड़ो आंदोलन से किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कौन कौन से टॉपिक्स इससे महत्वपूर्ण है, किस तरह से आपको इसको याद रखना है। तो आप सब दोस्तों बहुत ध्यान से वीडियो को सुनते रहें, बहुत ही अच्छे से चीजों को करते रहें, ताकि आपसे दोस्तों क्या हो एग्जाम में कभी भी इससे आप उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। बाकी जबकि अभी इसमें दोस्तों और कुछ चीजें बची रह जा रही हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, तो आप उसको भी देखने वाले हैं अभी। लेकिन इतना जितना अभी आपको पढ़ाया गया, इसी से मुझे विश्वास है कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। तो चलते चलते दोस्तों आप सब दोस्तों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है वह क्या है, स्टडी विथ रामा। आप दोस्तों इस चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में दोस्तों क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव में, या आपके भाई बहन में जो भी किसी भी कॉम्पिटिशन या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, उन तक वीडियो को आप शेयर कर देंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों या जो आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, या हमारे भी मोटिवेशन के लिए काम करता है दोस्तों कि हाँ आप इतने लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूं। और आप भी दोस्तों एक तरह से आप मदद ही करेंगे अपने दोस्तों की अगर उन तक वीडियो पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलता जाएगा। आप ये नहीं कह सकते दोस्तों कि इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखिए कंपटीशन एक स्किल है, पढ़ते सब हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। तो वह डिपेंड करता है आप सबकी अपनी अपनी अलग अंडरस्टैंडिंग पर, आप सबकी अपनी अलग अलग बेसिक नॉलेज पर, आप सबकी अपनी अलग अलग चीज़ों को समझने के तौर तरीकों पर। तो आप इसको ये मत समझिएगा दोस्तों कि आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखिए अगर आप में खुद पे विश्वास है तो आपसे कोई भी सामने बैठा हो आप एग्जाम जरूर ही क्वालिफाई करेंगे और अंत में सफल होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।